तो बच्चों देखो, अब तक हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। इससे पहले मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ाया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। समझा था ये चीज हम लोगों ने? यस मैम। सबको समझ में आ गया था डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, है ना। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन कौन बताएगा? मैम ब्रीथिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? मैम दो टर्म। ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, बट रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन तो लगेगी ही लगेगी। विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नो मैम। बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस तो अगर मेरे को रेस्पिरेशन कराना तो ब्रीथिंग तो कराना ही कराना पड़ेगा। यस इसीलिए दोनों टर्म्स आपस में इंटरलिंक है। तो हम लोगों को ये समझना है कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, अब आप बोलोगे मैम प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? छोटी छोटी क्लासेस में हमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं या एक प्रोसेस पढ़ते हैं, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। लाइट की फॉर्मेशन में फूड बनाना। इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? CO2 प्लस प्लस H2O। ऊपर क्या लिखते हैं? सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, एंड क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस O2। ये इक्वेशन होती है जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। ठीक है। अब ये जो CO2 होता है, प्लांट CO2 कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से लेंगे। ठीक है। वाटर कहाँ से लेंगे? रूट से आ रहा है वाटर विद जाइलम, जाइलम की हेल्प से। और CO2 कैसे ले रहे हैं? वो अपने स्टोमेटा के थ्रू ले रहे हैं। पढ़ा है ना एनाटॉमी वाले चैप्टर में, स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। और सनलाइट सन से आ जाती है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, थाइलाकोइड के अंदर। तो वहां पे हमारे पास क्या बन के आ जाता है? ग्लूकोज बन के आ रहा है ना। तो अब भाई ये तो ग्लूकोज बन रहा है। प्लांट, हम लोग फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को फूड तो बना रहे क्योंकि प्लांट तो अपना फूड खुद बनवाएंगे। अब ये इस फूड को ब्रेक करके एनर्जी भी तो बनवाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ फूड थोड़े ना चाहिए। फूड को से एनर्जी चाहिए हमें। हम लोग फूड बाहर से लेके खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। ये फूड खुद से बना रहे हैं, तो इस फूड को ब्रेक, पहले फूड बनाएंगे फिर उस फूड को तोड़ के उससे एनर्जी निकालेंगे। करेंगे नहीं? तो इसका मतलब रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज से हमें कितनी एटीपी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस स्टेप में मिलेगी, किस ऑर्गेनली के अंदर मिलेगी। बस है चैप्टर का बेसिक समझ में? यस एवरीवन, मुस्कान, नबानिता, महक। यस मैम। चलो, तो इसका मतलब अब लिखना स्टार्ट करो जरा। जो रेस्पिरेशन है वो एक कैसा प्रोसेस हुआ? रेस्पिरेशन को मैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ? फिजियो, फिजिकल चेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा पहले। और केमिकल, एक केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो वी कैन कॉल इट फिजियोकेमिकल प्रोसेस। यस
केमिकल प्रोसेस। और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, जो ग्लूकोज बन रहा है उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे या नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन 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 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर होगा ये प्रोसेस। तो ये ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कराएंगे। अब सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है तो स्लो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। यस मैम। ब्रेक डाउन कराने के लिए एंजाइम चाहिए होता है हमको, तो ये प्रोसेस भी कैसा है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। डायमेट्रिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसके अंदर हमारी एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिसमें एनर्जी रिलीज कराएंगे ना हम, उस एनर्जी को डायरेक्टली सेल के अंदर रिलीज नहीं कराएंगे, नॉट, उसको स्टोर करेंगे किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, नॉट डायरेक्टली इनटू सेल, या फिर ऐसे समझ ले धीरे धीरे रिलीज कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। लिख लो सारी चीजें। मैम कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज है ना, C6H12O6, 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पड़ी होगी ना। यस मैम। बहुत हैंग हो रहा है, ऐसे कार्बन कार्बन है ना बेटा ये, यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक कराएंगे। ये 6 कार्बन अटैच है, उनके बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है। कैसे कराएंगे वो आपको आगे मैकेनिज्म समझ में आएगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखाई है। ओके मैम। अब नेक्स्ट लो, अब जिस सबस्ट्रेट को हम यहाँ पे ब्रेक कराएंगे, मैं वीडियो तो नहीं लैग कर रही है ना, और मेरा वॉइस क्लियर है तो थोड़ा ना लैग दिख रहा है, लैग हो रहा है, स्क्रीन बार बार स्टक हो जा रही है। थोड़ा सा बेटर होगा, बैकग्राउंड सारी बंद किया। नेशन लिखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक मिनट स्लाइड दिखा। बैक स्लाइड दिखाना है क्या।
Yes, ma'am. Then, ma'am. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट होगा? वो सबस्ट्रेट जिसका हम रेस्पिरेशन कराएंगे ना। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे? कंपाउंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Yes, ma'am. वही होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे पहले मेरे पास कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, एंड कोई ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसी बेसिस पे हम लोग रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मिक रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। पी से याद रखना प्रोटोप्लाज्मिक। इस रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होगा? P4, प्रोटोप्लाज्मिक P4 Protein. प्रोटीन। और फ्लोटिंग वाले में याद रखना कि फ्लोटिंग वाले में आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैटी भी हो सकता है। अब आप बोलोगे मैम ये किस बेसिस पे डिवाइड किया? ध्यान समझना, हमारी बॉडी के अंदर भी सेम चीज फॉलो होगी है कि लेट सपोज तनिष्का है। तनिष्का क्या है? फास्टिंग पे चल रही है, उसने पूरा दिन को बिल्कुल भी कुछ भी खाना वाना कुछ नहीं खाया। ये लेट सपोज चलो उसने खाना खाया पूरा दिन, तो सबसे पहले उसकी बॉडी जो एनर्जी बनाएगी, क्योंकि पूरा दिन में जो भी खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सब कुछ होता है नहीं होता है? तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है? तो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है आपका, वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि तनिष्का चल रही है डाइटिंग पे, उसने कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, वो फास्ट पे चल रही है। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं ब्रेक, वो खा ही नहीं रही है, तो क्या ब्रेक डाउन होगा? सेकेंडली उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज उसकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो फैट जमा है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना, जिन लोगों को पतला होना है, अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, उसको रिमूव करना है तो डाइटिंग करते हैं, खाना नहीं खाते, चावल वगैरह मिस करते हैं, प्रोटीन की चीजें नहीं खाते, ताकि उनकी बॉडी का जो फैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए। तो सबसे लास्ट में हम लोग, नहीं नहीं नहीं, सबसे लास्ट में नहीं कराते, लास्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर फैट होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन पे सबसे लास्ट में अटैक करता है, सेकेंडली फैट पे करता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, इसमें यहाँ पे लिख भी लो, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कराएंगे, सेकेंडली हम लोग फैट ब्रेक डाउन कराएंगे, एंड लास्टली बॉडी के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करा के एनर्जी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि एनर्जी तो चाहिएगी हमें, चाहे हम खाना कितना भी ना खाए। कोई इंसान भूख की वजह से कब मर सकता है? जब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी उसने जितना खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो सारा डिकम्पोज हो गया, उससे एनर्जी बना लिया। जितना उसकी बॉडी में फैट था वो सारा चला गया। होता है ना, धीरे धीरे पतले होने लग जाता है इंसान, मरते नहीं है। फिर उसकी बॉडी से जब सारा का सारा प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बना, जब उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचेगा एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, तब उसकी डेथ होगी। इतनी जल्दी डेथ नहीं होती,
भूखा रहने से, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा बिल्कुल, बट डेथ मैम तब इतना होगी। मोटा होना चाहिए, जो लोग मोटे होंगे वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं बिना खाने के। क्योंकि उनका फैट उतना ही जल्दी 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 वो इजीली वो होता रहेगा यूजर। मैम जो प्रोटीन होता है वो 3 से 4 आवर्स लगाता है जब उसका मतलब कि ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रोटीन का कुछ पार्ट ब्रेक डाउन आपका स्टमक में होता है, कुछ पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये मैम लार्ज मैम कार्बोहाइड्रेट कितना टाइम लगाता है और वो फर्स्ट मतलब ब्रेक डाउन होता है उसका? कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, जैसे स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए पहले, बिकॉज एक प्रोटीन है अमाइनो एसिड से बनता है, पहले हम प्रोटीन को प्रोटियोसिस पेप्टोन्स इसमें ब्रेक कराएंगे, क्योंकि उसकी टर्शरी ये स्ट्रक्चर्स होती है, उसको ओपन करेंगे, प्रोटीन पेप्टोन्स में बनाएंगे, फिर डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड्स बनवाता है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है प्रोटीन वाला। ये सब पढ़ोगे आप लोग जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना। मैम एक मोटो इंसान 10 दिन तक खाना ना खाए तो पतला हो जाएगा ना? नहीं बेटा, पतला ऐसे ही थोड़े ना हो जाएगा। 10 दिन खाना जो भाई 10 दिन खाना छोड़ देगा तो इसका मतलब तो फिर उसका पूरा ही मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा ना, बिल्कुल। जिंदा कैसे रहेगा, रेस्पिरेशन कैसे करेगा वो? लिख लिया? मैम आप डाइजेशन जो है डाइजेशन चैप्टर जो है वो डिटेल में करवाओगे? पूरा डिटेल में करेंगे। वो हमारा सिलेबस में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाके मैम एमबीबीएस डीबीएससी के करोगे। सिलेबस में है वो, किसमें? डीबीएससी के सिलेबस में है। डीबीएससी का कौन सा सिलेबस है ये? मैम जो एसएससी स्कूल है उसमें डीबीएससी चलता है ना, उसके सिलेबस में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है। ओके, लेकिन आपके सीबीएसई वाले में नहीं है ना? यस मैम, उसमें डिलीटेड है। हाँ, इन बिकॉज एनसीईआरटी ने कट कर दिया है। तो डीबीएसई आई गेस नीट वाला सिलेबस फॉलो करते होंगे, क्योंकि नीट में भी है ये चैप्टर। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब भी हम फूड का ब्रेक डाउन कराएंगे तो जो पहला प्रोसेस होगा फूड के अंदर वो होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस से आपको समझ में आ रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। वेरी गुड, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। breakdown, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे भी हम इसको बोल देते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ पे नीट में। ई का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर एम्बिडॉन, एम स्टैंड्स फॉर मेयरहोफ, पी स्टैंड्स फॉर परनास। ये साइंटिस्ट थे 3 जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को डिस्कवर किया था, एम्बिडॉन, मेयरहोफ, परनास। अब ये स्टेप में ये बोलता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड? मोनोसेकेराइड। मोनोसेक्राइड। वेरी गुड। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ किसका ब्रेक डाउन कराएंगे हम लोग? ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड का। तो लिख दो आगे, दिस स्टेप इज ओनली ग्लूकोज, और वो भी कैसे? सेक्राइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एनसीईआरटी ये लिखती है कि चलो भाई हमारे पास ग्लूकोज ग्लूकोज है, लेट्स सपोज सुक्रोज, सुक्रोज है हमारे पास, सुक्रोज लिख लो। सुक्रोज का मेरे को ग्लाइकोलाइसिस कराना, तो कैसे कराएंगे? तो फिर ये बोलते हैं कि भाई सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, तो आपको पहले सुक्रोज को ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ही तो ब्रेक डाउन होता है ये। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में आपको ब्रेक डाउन, और सुक्रोज को कौन सा एंजाइम
डिग्रेड कराएगा, इनवर्टेज एंजाइम। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सुक्रोज को लेके उसके ऊपर इनवर्टेज एंजाइम डालना पड़ेगा, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर इन ग्लूकोज फ्रक्टोज से ग्लाइकोलाइसिस करा दो। तो इसका मतलब कोई भी डाइसेक्राइड अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में लेके जाना चाहते हो तो पहले आप उस डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करोगे, उसकी सब यूनिट्स में ब्रेक करोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। नीट में क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सुक्रोज का यूज करना है तो हमें कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा उससे पहले, तो हमें वहां पे सबसे पहले इनवर्टेज एंजाइम यूज। एवरीवन, Yes. Yes. Yes, ma'am. अब ग्लाइकोलाइसिस वो ये बोलता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये है चाहे मेरी बॉडी हो या आपकी बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, बैक्टीरिया की बॉडी हो, किसी की भी बॉडी हो, हर किसी की बॉडी के अंदर ये कॉमन पाथवे है। एनारोबिक हो, एरोबिक हो, कुछ भी हो, सबके अंदर सबसे पहले जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोलाइसिस ही करेगा। ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल। होता कहाँ पे है ये प्रोसेस, अब यूनिवर्सल है, ऐसी कौन सा साइट है जो हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, साइटोप्लाज्म। तो इसकी साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड ग्लाइकोलाइसिस में बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। भाई कोई यूज नहीं है ऑक्सीजन का यहाँ पे, अब ऑक्सीजन का यूज नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोसेस तभी तो यूनिवर्सल है, नहीं तो एनारोबिक वालों के अंदर थोड़ी ना हो पाता फिर ये, अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती तो Yes, ma'am. नहीं हो पाता ना फिर, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज नहीं है तो एरोबिक हो, एनारोबिक हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर ये प्रोसेस पाया जाएगा। और इस प्रोसेस में हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। लिख लो स्टेप्स। चेतना प्रियंका, बेटा इतना लेट क्लास में ऐसे कैसे, ये सृष्टि बताओ। मैम पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होगा? शेल का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि C6H12O6 को ब्रेक करा के CO2 प्लस H2 बनवा देना, उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे CO2 प्लस H2 ना बन के कुछ और कंपाउंड बनेगा, फिर उसको आगे दूसरी साइकिल में रन कराएंगे, तब एंड में जाके CO2 प्लस H2 बनेगा। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक रिएक्शन पढ़ी होगी ना कि जब हम लोग ये C6H12O6 है, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेके जाता है, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस ATP बनता है। Yes, ma'am. पार्शियल ऑक्सीडेशन सिर्फ प्लांट्स में होती है या फिर ह्यूमंस में भी होती है? दोबारा बोलो। मैम ये पार्शियल ऑक्सीडेशन प्लांट्स में होती है सिर्फ या फिर ह्यूमंस में भी होती है? हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर। और मैम ये साइटोप्लाज्म वाला दोबारा बता दो। ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसीलिए यूनिवर्सल है क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर पाया जाता है। मैम मैं तो कब से हूँ तो भी ऊपर लेफ्ट हो गया था। ओके प्रियंका एंड चेतना, ये सुहानी बोलिए। मैम पार्शियल ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज कैसे होते हैं वो आप बताओगे अभी? और हाँ अभी वो साइकिल दिखाऊंगी ना इसकी पूरी बना के, साइकिल बना के देखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ स्टेप्स ठीक है। अब चलो इसकी साइकिल लिखो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, एक और चीज लिख लो, जो ग्लाइकोलाइसिस है दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। टेन स्टेप प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज के अंदर हम 10 स्टेप्स रन कराएंगे तब जाके एक कंपाउंड बन के आएगा। देखो भाई अब ना ऐसे करना, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले लिखो ग्लूकोज,
ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन के कंपाउंड। 6 कार्बन। वेरी गुड। अब मेरे को क्या करना है, इस ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम मैंने डाला हेक्सो काइनेज एंजाइम। अब इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। ग्लूकोज 6 फोस्फेट का मतलब ये होता है बच्चों कि इसने ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे एक फोस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया है। ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे। अगर आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है ना इसकी, ये तो 5 वाली हो जाएगी, ये वाली पढ़ी है, ये वाली स्ट्रक्चर। यस मैम। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और एक के ऊपर CH2OH होता है, ये 6th कार्बन। तो हमने क्या किया, एक फोस्फेट ग्रुप लेके आए और उस फोस्फेट को यहाँ पे अटैच कर दिया, तो बन गया ना ग्लूकोज 6 फोस्फेट। यस अब कहानी ये आएगी कि ये फोस्फेट आएगा कहाँ से? मार्केट से थोड़ी ना खरीद के लेके आएंगे। इस फोस्फेट को हम एटीपी लेंगे और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना, इस ट्राइब को हम बोलेंगे भाई तेरे पास 3 फोस्फेट है, एक फोस्फेट दे दे मेरे को और तू एडीपी में कन्वर्ट हो जाए। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आ गया एक फोस्फेट या नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब अगर मेरे को बाद में एनर्जी बनवानी है बहुत सारी, स्टार्टिंग में एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, एक एटीपी यूज करना पड़ा मुझे इस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट को मैंने कन्वर्ट करा दिया किसमें? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। देखो ग्लूकोज 6 फोस्फेट से मैंने फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बनाया, कुछ नहीं करा, सिर्फ आइसोमराइजेशन करा दिया, नहीं करा दिया इसका। तो कौन सा एंजाइम यूज किया? उसी तरह से लिखता है, आइसोमरेज एंजाइम यूज किया। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। CH2OH, इधर भी CH2OH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे फोस्फेट था, यहाँ पे फोस्फेट था। अब मैंने इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ इसमें बना दिया, आइसोमराइज करा दिया इसको, क्योंकि इसमें भी ऊपर वाले में भी 6 कार्बन थी, नीचे वाले में भी 6 कार्बन थी, आइसोमर में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, कुछ ऐड नहीं किया, कुछ डिलीट नहीं किया। यस तनु? मैम आइसोमेरिज्म कुछ नहीं है। आइसोमर का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। केमिकल फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में भी 6 कार्बन है, एक फोस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में भी 6 कार्बन है, एक फोस्फेट है, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी मैंने। अब जब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर चेंज करी, अब आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला जो ग्रुप है ये मेरे पास फ्री दिख रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फोस्फेट अटैच किया था, मैं यहाँ पे भी एक फोस्फेट लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ ना। तो मैंने क्या किया, फिर से हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही यूज किया, या फिर हेक्सोकाइनेज ना यूज करके एक दूसरा एंजाइम यूज करते हैं। अब मेरे को एक एटीपी ऐड करना, एक एटीपी फिर से ब्रेक कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि एक और फोस्फेट ऐड कराना है। तो मैंने एक और एटीपी ब्रेक कराया और क्या बनवा दिया? एडीपी। अब मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 फोस्फेट लग जाएंगे फ्रक्टोज पे, तो मेरे पास क्या बनेगा? फ्रक्टोज फर्स्ट पोजीशन है ना, ये 1 पोजीशन, और एक 6 पोजीशन पे विस
फोस्फेट या फिर बाइफोस्फेट, यही बनेगा या नहीं? सोच के बताओ जल्दी से। सिंपली ग्लूकोज था, C6H12O6, एक एटीपी ब्रेक करा के उससे फोस्फेट लिया, C6H12O6 के साथ एक फोस्फेट लगा दिया, फिर उसको आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने आइसोमर में कन्वर्ट करा, मेरे को दिखा कि एक और उसके अंदर ग्रुप फ्री हो गया, मैंने फिर से एक और एटीपी ब्रेक करा के एक और फोस्फेट लिया, तो मैंने यहाँ पे फ्रक्टोज 1 से बिस फोस्फेट बनवा दिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को आगे जाके सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है। फ्रक्टोज की फॉर्म में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना इजी रहता है। बताओ, आया समझ में? मैम Yes, ma'am. अब यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करता है ना बच्चों, क्या बेटा? मैम लेफ्ट हो गई थी क्लास, एक बार फिर से बता दो। मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, एक एटीपी ब्रेक करा के, फिर उसको आइसोमर में कन्वर्ट करा दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, फिर वापस से उसको एक और फॉस्फेट उसके अंदर लगा दिया, क्योंकि एक मेरे पास ग्रुप फ्री दिख रहा था मेरे को फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर में, तो एक और एटीपी ब्रेक करा के फ्रक्टोज 1 से बिस फॉस्फेट बनवा दिया। तो अब तक मैंने कितने एटीपी यूज कर लिए? 2 एटीपी यूज कर लिए। कौन कौन से स्टेप में यूज किए? फर्स्ट और थर्ड स्टेप में यूज किया। ये मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन, ये मेरे पास सेकेंड रिएक्शन, ये मेरे पास थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में यूज किया नहीं? Yes, ma'am. एटीपी कंज्यूम किए मैंने, तो अब मैंने यहाँ पे एटीपी कंज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करते हैं ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बनवाने के लिए, इस एंजाइम का नाम होता है, शॉर्ट में लिखते हैं PFK। इसको नाम याद रखना इस एंजाइम का। PFK का मतलब होता है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको ऐसे हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अब ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज पता है बच्चों एंजाइम, इसी एंजाइम को हम बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेकर है, मतलब यही एंजाइम डिसाइड करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगी या नहीं होगी। अगर PFK किसी वजह से इनहिबिट हो गया, बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम पढ़े हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, फिर वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। बाय चांस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टॉपिक पढ़ा है कि एंजाइम से आके कोई कॉम्पिटिटर बाइंड कर गया, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, होता है ना। तो अगर यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ऐसा समझो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंजाइम होता है, और ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? एटीपी के लिए सेंसिटिव होता है। ये एंजाइम बहुत जल्दी इनहिबिटेड हो जाता है, इनहिबिटेड बाय हाई एटीपी। अब आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, हमें ये रिएक्शन हम इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? एटीपी बनवाने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस फिर मेरे सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी है, तो क्या मुझे इस साइकिल कराने की जरूरत है? No, ma'am. नहीं है ना। तो अगर हाई एटीपी होगा सेल के अंदर, तो क्या ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, और मेरी रिएक्शन रुक जाएगी। यस मैम। आ गया समझ में क्यों मैंने इसको पेस मेकर बोला? पेस मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, Yes, और ma'am. हाई एटीपी से क्यों इनहिबिट होगा वो भी समझ में आ गया। Yes, ma'am. तो याद करो, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बेस फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, 2 स्टेप में हमने 2 एटीपी यूज कर लिए। क्लियर? डन? मैम अब आ जाओ आगे, यहाँ तक लिख लेना, स्लाइड चेंज कर लें। 2 मिनट। देख लो, आराम आराम से पढ़ेंगे चैप्टर, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, बट समझ के करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। मेरे पास बना क्या?
फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। कितने कार्बन कंपाउंड है ये? 6 कार्बन। 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इससे आगे वाले स्टेप ना बहुत ध्यान से समझना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप और याद रखने वाले हैं। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड को मैं कन्वर्ट करूंगी। अब ये सिंबल देख रहे हो मैंने कौन सा सिंबल लगाया? रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे भी पीछे भी एक और स्टेप है, ये वाला इक्विलिब्रियम या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का है ना ये। यस इसका मतलब ये रिवर्स हो सकता है, प्रोडक्ट से वापस सबस्ट्रेट बन सकता है। तो ऐसे यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इस फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक करा दिया। 6 कार्बन कंपाउंड है, एक 6 कार्बन को 2 3 कार्बन वाले में ब्रेक करा। क्या क्या बना मेरे पास? मेरे पास बना 3 फोस्फो ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड ये बना। और एक और कंपाउंड बना जो कि आपस में रिवर्सिबल है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ये बना। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस वन ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो मैंने एक 6 कार्बन कंपाउंड को 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक करा दिया। यस मैम। और ये 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड भी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का नाम लिख लो, कौन सा एंजाइम ये महान काम कराएगा। उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। याद रखना जो मेन प्रोडक्ट बनेगा ना ये एल्डिहाइड वाला है, दैट्स व्हाई एंजाइम कौन सा होता है, एल्डोलेज एंजाइम। अब इसको ऐसे समझना, एक बार लिख लिया होगा ना, इस थोड़ा सा ऐसे समझना। मेरे पास ए बी है, ए बी को मैंने ब्रेक करा दिया ए प्लस बी में, ठीक है। और a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू भी 2 है। तो b क्या बोल रहा है, अब देखो आगे b किसी a किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, b आगे जाके किसी और चीज में कन्वर्ट होगा। ध्यान से समझना, a b था पहले, a b को मैंने अलग अलग ब्रेक करा दिया, a अलग कर दिया, b अलग कर दिया। अब a आगे जाके अपनी कोई और जिंदगी जिएगा, b आगे जाके कोई और जिंदगी जिएगा। लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि a की भी वैल्यू 2 है, b की भी वैल्यू 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्यों ना हम इस b को a में कन्वर्ट करा दें, एक ही लाइफ जिएंगे फिर दोनों साथ मिलके। तो मैं अगर यहाँ पे इस b को a में कन्वर्ट करा दूं, रिवर्सिबल है बिकॉज दोनों, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, 2a बन जाएंगे। मैम सेपरेट लाइफ जिएंगे तो ये हाँ बोलो बोलो। जैसे ए और बी है, सेपरेट लाइफ है, 2 और 2 है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब हमें 2 अलग अलग सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे ना, एक अलग पढ़ना, क्योंकि आगे जाके ए भी सेम काम करेगा, पी भी सेम काम करेगा, लाइफ दोनों की सेम रहने वाली है। क्यों ना दोनों को कंबाइन करके एक ही जगह एक साथ ही पढ़ ले। यस मैम। तो सेम चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि भाई यहाँ पे जो ये 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी आगे जाके एक कंपाउंड बनाएगा पाइरुविक एसिड। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी आगे जाके पाइरुविक एसिड बनाएगा। तो हम क्या करें, इस साइकिल को इजी बनाने के लिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करा दिया। तो इसका मतलब मेरे पास 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने कंपाउंड हो गए, 2। तो आगे आने वाले जितने भी मेरे पास कंपाउंड बनेंगे उनके आगे बस मल्टीप्लाई 2 करते चले जाएंगे, 2 2 2 2 बनते जाएंगे। यस रिएक्शन एक ही याद करनी पड़ेगी, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 करते चले जाए। आ समझ? यस मैम। नहीं आया ना, आगे समझ में आ जाएगा जब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा हम करेंगे। तो हमने क्या किया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करा लिया। इस 3 फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड को शॉर्ट में बोलते हैं पीजीएल, फोस्फो जी ग्लिसरल एल एल्डिहाइड। दिस इज पीजीएल,
और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को बोलते हैं डाई हैप, HAP, H हाइड्रोक्सी, A एसीटोन, P फोस्फेट। 3, अब ये 3 का मतलब क्या समझ रहे हो आप यहाँ पे? 3 का मतलब ये मत समझना 3 कार्बन लिखा है इन्होंने। इस 3 का मतलब ये है ये जो फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड है इसकी थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप अटैच है, इसकी थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप अटैच है, या तो लिख लो इसको लाइन में, 3 मीन्स फोस्फेट ग्रुप एट थर्ड पोजीशन। क्लियर? अब इसको ही मैं कन्वर्ट कराऊंगी। अब मेरे पास इसके कितने कंपाउंड हो गए? 2 हो गए ना, 2 हो गए ना। डाइहाइड्रोक्सीसीटोन को इसमें कन्वर्ट करा दिया। अभी आगे जाके कन्वर्ट होके क्या बना लेगा? ये बना लेगा 1,3 डाई फोस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बनेगा। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 1,3 डाई PGL लिख सकते हैं, P फोस्फो, G ग्लिसरॉल, AL एल्डिहाइड, 1,3 डाई। पहला PGL था मेरे पास, या फिर 3 PGL लिख लो। 3 PGL को मैंने किसमें कन्वर्ट करा दिया? 3 PGL को मैंने कन्वर्ट करा दिया 1,3 डाई PGL में। अब इस 1,3 डाई PGL को फिर से आगे हमने कन्वर्ट करा दिया, आगे जाके 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये नाम कैसे याद रहेंगे? बेटा 1-2 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे। 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड को क्या बोलेंगे? 1,3 डाई PGA लिख लेंगे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड डाई PGA, या फिर बाई PGA भी लिख सकते हैं। शॉर्ट वाले नाम याद रखना, PGL से 1,3 डाई PGL, फिर उससे 1,3 डाई PGA बनाएंगे हम, PGL फिर PGA बनाएंगे, फिर आगे कन्वर्ट करेंगे इसको, इससे बनाएंगे हम 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इनके बीच में भी थोड़े थोड़े काम होता है, वो भी समझाऊंगी, एक बार ये साइकिल लिख लो। 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 PGA लिखेंगे, सिर्फ P फोस्फो, G ग्लिसरिक, A एसिड, फिर 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से बनाएंगे 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 2 PGA लिखेंगे, शांत हो गए बच्चे एकदम, और हमारे पास जगह कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई बच्चों। ऐसे लिख दो ऊपर, Yes, ma'am. लिख दो इसके आगे 2 आप लोग ऐसे मत एरो बना देना, आप लोग ऐसे कॉन्टिन्यूस बनाना। 2 फोस्फो, कॉपी में भी खत्म हो गई। यस मैम, मैंने क्या बोला था? छोटा छोटा लिखना। सेम स्टेप खत्म हुई है। फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड और 2 फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से बनाएंगे पायरुविक एसिड। वापस से रिकैप करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का 6 कार्बन कंपाउंड, उसको 3 कार्बन कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक करा दिया, 3 PGL और डाई हैप। 3 PGL से 1,3 डाई PGL बनाया। पहले एक PGL से पागल नाम याद आ रहा है? PGAL, पागल। यस Yes, ma'am. तो पहले एक पागल था मेरे पास, फिर 1,3 डाई PGL, 2 पागल हो गए, फिर 2 पागल में थोड़ी सी समझदारी है, वो PGA बना। वो था ना वो PJ मारना, जोक मारने को PJ बोलता है, PJ बोलता है ना। तो डाई PGL, पागल क्या करता है? ज्यादा PJs मारते हैं, तो 2 पागल मिलके आपस में उनकी बहुत ज्यादा बन रही है, तो वो ज्यादा PJ मारेंगे, तो दोनों के दोनों मिलके 1,3 डाई PGA, ज्यादा PJ मार रहा है। फिर उन तीनों में उन 2 थे अभी 1,3 डाई PGA, डाई में से एक चला गया, क्या बचा? सिर्फ एक PGA बचा, ऐसे याद रखना। फिर 3 PGA, फिर 2 PGA, फिर फोस्फोइनोल और फिर आपका पायरुविक एसिड।
इसकी पूरी एग्जैक्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन वो ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड है ना, ये फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड को लिखता है पेप, पीईपी पेप, और पायरुविक एसिड को पीए लिख देता है। एक बार लिख लो इसको, फिर समझाते हो आगे। अब ये एक चीज मेरे को बताओ, पायरुविक एसिड इस रिएक्शन में कितने बन रहे होंगे? हाउ मेनी पायरुविक एसिड विल फॉर्म? 2 बनेंगे, और 2 ही पेप बनेंगे, 2 ही पीजीए बनेंगे, 2 ही 3 पीजीए बनेंगे, 2 ही 1,3 पीजीए बनेंगे। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा सबके आगे, Yes, ma'am. होगा ना। और ये 3 पीजीए का मतलब क्या है? थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट। 2 पीजीए का मतलब क्या है? सेकेंड पोजीशन पे फोस्फेट, Yes, ma'am. है ना। लिखो इन चीजों को। अब नेक्स्ट चीज आगे ऐड ऑन करो यहाँ पे कि भाई आपने सबसे पहले फ्रक्टोज 1 से बिस्फॉस्फेट से 3 पागल बनाए, 3 पागल बनाए, 3 पीजीए बनवाया। फिर इस वाले स्टेप पे कुछ नहीं बनेगा हमारे पास, जब हमारे पास 1,3 डाई पागल से पीजे मारेंगे अपने, उस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग NaDH बनवाएंगे, Na D पॉजिटिव। देखो, अब कोई भी चीज लिखेंगे हम तो 2-2 करके लिखेंगे ना। 2 Na D पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होंगे? 2 NaDH में कन्वर्ट होंगे। तो अब आप खुद देखो, Na D पॉजिटिव से NaDH बन रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। Yes, ma'am. किस टाइप की रिएक्शन है ये? Reduction. रिडक्शन। और ये Na D पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा कहीं ना कहीं। Yes, ma'am. यस मैम। तो Na D पॉजिटिव को लिखो, Na D पॉजिटिव कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि Na D पॉजिटिव कैसे वर्क करता है यहाँ पे? Na D पॉजिटिव वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। ये सृष्टि मैम आपने 2 NaDPH क्यों लिखा, मतलब 2 क्यों बनेंगे? सृष्टि थोड़ा तेज बोलो ना मैम 2 क्यों बनेंगे? बेटा, क्योंकि 2-2 कंपाउंड है ना। एक 1,3 डाई पीजीएल से 1,3 डाई पीजी बनाने के लिए एक NaD पॉजिटिव को NaDH में कन्वर्ट कराएंगे, और 2 कंपाउंड है तो 2 के लिए 2 यूज होंगे, इसलिए 2 लिखा मैंने। ओके मैम। ठीक है। NaDH ना, ये एनर्जी की ही फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो, जैसे ATP है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको। ऐसे समझना, पैसे है हमारे पास, जब तक मेरे पास कैश में है वो ATP है, लेकिन अगर मेरे पास चेक है, चेक का मतलब भी तो पैसे ही है ना। बस मुझे उसको क्या करना है? बैंक में लेके जाना है, बैंक से उसको कैश में कन्वर्ट कराना है। ऐसे ही ये NaDH होता है, ये भी एनर्जी ही है। इससे आगे जाके 3 ATP मिलता है, लेकिन इसको मेरे को बैंक में लेके जाना पड़ेगा। हमारी सेल के पास भी ऐसी बैंक होता है जो इस वाली एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करा के देता है हमें। इट्स लाइक अ चेक। राइजिंग एजेंट बेटा, एजेंट। थोड़ा सा ना स्क्रीन ये हैंग हो रही है, तो जब मैं लिखती हूँ दिखता ही नहीं है सही से। अब इसी स्टेप पे जहां पे मैंने 2 NaD पॉजिटिव से NaDH बनवाए, इसमें मेरे को यहाँ पे एक याद स्टेप लिख लो कि यहाँ पे मेरे को रिक्वायर्ड होंगे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। ये सिंपली याद रख लेना, इसको पूरा समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। फॉर रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, मतलब एक मॉलिक्यूल पीजीए बनवाने के लिए मेरे को 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट की जरूरत है। और मेरे को बनवाने कितने पीजीए हैं? 2 ना। तो कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए? 4। मैम रिडॉक्स इक्विवेलेंट क्या होता है? रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहाँ पे H पॉजिटिव्स, क्योंकि NaD पॉजिटिव से NaDH कब बनेगा? जब उसके अंदर H पॉजिटिव ऐड कराएंगे। मैम मैं फिर से बता दो। देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या याद करेंगे कि आपका
एक पीजीए बनवाने के लिए मेरे को 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। एक पीजीए बनाने के लिए 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, और रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है H पॉजिटिव, और एक पीजीए के लिए 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए। तो 2 पीजीए बनवाने के लिए 4 रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए, नहीं चाहिए? Yes, ma'am. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, है ना, कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट की जरूरत है? 4। Yes, ma'am. और अगर कोई पूछे एक पीजीए मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए? 2. बस ये याद रखना है। और ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट किस फॉर्म में चाहिए होता है? H पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि H पॉजिटिव ही तो ऐड कराना है NAD पॉजिटिव में। Okay, ma'am. ठीक है, फिर मेरे पास 1,3 डाई पीजीए बन गया। 1,3 डाई पीजीए से क्या बना मेरे पास? 3 पीजीए बना। अब एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, भाई 1,3 डाई पीजीए है, मतलब 2 फोस्फेट है, और यहाँ पे आके एक फोस्फेट रह जा रहा है। एक फोस्फेट कहाँ गया? ATP बन के निकल एटीपी की फॉर्म में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमारे पास जो एडीपी है, वो एडीपी अपने अंदर फोस्फेट ऐड करेगा और क्या बनवा देगा? एटीपी ऐड करवा देगा। तो कितने एटीपी बनेंगे यहाँ पे? हाउ मेनी एटीपी विल फॉर्म हियर? 2. 2। वेरी गुड। क्यों 2 बनेंगे? क्योंकि सारे कंपाउंड क्या क्या है? 2 है। मेरे पास 2 1,3 डाई पीजी है, दोनों से एक एक फोस्फेट निकाला तो 2 एटीपी बनेंगे ना टोटल। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना, कि 2 एडीपी है, उसमें 2 फोस्फेट ऐड करा के 2 की एटीपी बनेंगे। Yes, ma'am. 2 एटीपी से 3 पीजीए बना, 3 पीजीए से 2 पीजीए। कुछ ऐड नहीं कराया ना, सिर्फ फोस्फेट की पोजीशन चेंज कराई, थर्ड पोजीशन से उठा के उसको सेकंड पोजीशन पे लगवा दिया। अब जब हमारे पास 2 पीजीए से पेप बन रहा है, तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन पेप से जब पायरुविक एसिड बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोस्फेट है, पायरुविक एसिड में फोस्फेट नहीं है, तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे एक फोस्फेट रिमूव कराया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी एडीपी से 2 एडीपी से क्या बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। बने या नहीं बने? Yes, ma'am. तन्नू कोई डाउट है बेटा? नो मैम। तो एक बार फिर से रिकैप कर लो। सबसे पहले ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर एक फोस्फेट हमने ऐड कराया ग्लूकोज के अंदर, तो हमको एक एटीपी ब्रेक करना पड़ा, तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना, फिर उसका आइसोमर करा के फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फिर उसके अंदर एक और फोस्फेट ऐड कराया, तो मेरे को वहां पे फिर से एक एटीपी ब्रेक करना पड़ा, एक एटीपी यूज करना पड़ा, तो फ्रक्टोज 1,6 बेस फोस्फेट बन गया। तो पहले वाले स्टेप में मैं एनर्जी यूज कर रही हूँ, तो इनिशियल वाले जो स्टेप है मेरे पास, उनको मैं एटीपी कंज्यूमिंग स्टेप्स बोल सकती हूँ, जो एटीपी कंज्यूम कर रहा है। और जो बाद वाले स्टेप्स है, इनमें मेरे को एटीपी बन के मिल रहा है, तो मैं इनको एटीपी फॉर्मिंग स्टेप्स बोल सकती हूँ, ये एटीपी एक्सट्रैक्टिंग स्टेप्स, जहां से एटीपी बन के आ रहा है, Yes, ma'am. बोल सकता है ना। तो फ्रक्टोज 1,6 बेस होता है 6 कार्बन का पाउडर, 2 3 कार्बन वाले में ब्रेक कर दिया, उनको आपस में मिक्स करके 2 मैंने 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनवा लिए। फिर उससे आगे स्टेप्स करते करते एंड में मैंने बनवा दिया पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड क्या है? कितने कार्बन कंपाउंड है? पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो इस कितने पायरुविक एसिड बन रहे हैं मेरे पास? यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। तो मतलब एक ग्लूकोज से क्या बनवा दिए मैंने? 2 पायरुविक एसिड बनवा दिया, नहीं? Yes, ma'am. तो हुआ पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंप्लीटली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है CO2 बनना चाहिए। क्या कोई CO2 बन रहा है यहाँ पे, या वाटर बन रहा है? नो। Ma'am. पूछू भाई, इतनी मेहनत क्यों कराई एटीपी के लिए? कितने एटीपी का गेन हुआ मुझे यहाँ पे? 4. स्टेप पे बन रहा है, 2 एक पे बन रहा है, 4 एटीपी मिले, और 2 मैंने यूज करा लिए स्टार्टिंग में, तो टोटल गेन कितना हुआ? 2. 2 एटीपी का हुआ, और साथ साथ 2 NADH का।
वो बात अलग है कि एनएडीएच मेरे को अभी कैश की फॉर्म में नहीं है, वो चेकबुक की फॉर्म में है अभी। डायरेक्ट अगर एटीपी का बात करें तो 2 ही तो एटीपी मिले। देखो इतनी मेहनत कराई, 10 स्टेप हो गए ये पूरे। काउंट करना जरा अपने अपनी नोटबुक्स में 10 स्टेप हुए या नहीं। 1 2 3 ऐसे करके 10 प्रोडक्ट्स से। मैम 10th के बुक में एक एरो में लिखा हुआ था बस ग्लूकोज से सीधे पायरुक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 हो गए क्या हमारे? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा मैंने 2 5 6 7 8 9 10 एक फालतू कर दिया हमने, एक एक्स्ट्रा लिख दिया। हाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। एक स्टेप पता है कौन से वाला एक्स्ट्रा कर दिया मैंने यहाँ पे आपका? ये वाला स्टेप। अगर आप एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन करके देखोगे तो एनसीईआरटी ने ये वाला स्टेप मिस कर रखा है, कट कर रखा है उन्होंने वाला स्टेप। बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया ये। तो आप अगर इसको कट करना चाहो कट कर देना। डायरेक्ट क्या कर देना, डायरेक्ट 3 पीजीएल से 1,3 डाई पीजीए बनवा देना। ठीक है। लोग सीधा 2 पागल आ जाएंगे। मैम जब बताया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है तो इस पे कोई एंजाइम वर्क करता है? हाँ इन पे एंजाइम्स वर्क करते हैं। एंजाइम वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, लिखना चाहोगे लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। देखो इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, पूरा 10 स्टेप ही रह जाएगी। एरो को बड़ा कर देंगे यहाँ पे। तभी मैं सोची कि जगह कम क्यों पड़ गई, मैंने एक स्टेप फालतू कर फिर रफ क्यों नहीं हो रहा है। हो जाएगा चलो। एक तो स्लाइड्स बड़ी हैंग होती है, बहुत मुसीबत है। ये ऐसे क्या बना, Na टी पॉजिटिव से NaDH बना। सिंपल। यस मैम। अब नेक्स्ट चीज लिखो कि नेट गेन। देखो अब वो बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था कि मैम हमने पढ़ा था उसमें 10th क्लास में ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुवेट एसिड। अब समझ में आया, लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ग्लूकोज से क्या बनवाए, 2 मॉलिक्यूल्स बनवाए किसके, pyruvic acid पायरुवेट एसिड। एटीपी कितने बने मेरे पास यहाँ पे, 2 नेट एटीपी अगर मैं लिखूं, नेट एटीपी टोटल बने कितने थे, 4 एटीपी। 4 में से 2 एटीपी हमने यूज कर लिए इन इनिशियल स्टेप्स। बचे कितने टोटल, 2 2 एटीपी और साथ ही साथ 2 NADH। और अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितना हुआ, एटीपी का गेन तो इतना ही है। अब ये NADH जो होता है ना, 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 एटीपी। तो 2 NADH इज इक्वल्स टू 6 एटीपी ना। लिख लो इस वाली चीज को भी। मैम आपने NEPATP क्या लिखा है? NADP 1 NADP is equals to 3 ATP, तो 2 NADP is equals to 6 ATP ना। मैम NEPATP। अच्छा अच्छा, ये बेटा ये नेट एटीपी है, नेट। टोटल एटीपी का गेन कितना हुआ, नेट। इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, नेट गेन ऑफ एटीपी। अब आ जाएगा समझ। यस मैम। लिख लो जल्दी जल्दी इसको।
Done, ma'am. ऑल डन। आगे चलो। इस वाले स्टेप में देख के मेरे को ये बताओ वो कौन सा स्टेप है जिसमें पहली बार मेरे को डायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं। कौन से स्टेप से कौन से स्टेप में जाते टाइम 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए बनते टाइम पहली बार मेरे को एटीपी मिल रहा है। टाइम वाली फीलिंग अलग होती है। जॉब करोगे, जॉब करने के बाद जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी उसकी खुशी ज्यादा होगी या हर मंथ जो सैलरी मिलती रहेगी उसकी? फर्स्ट सैलरी। टाइम वाले की ज्यादा खुशी होगी ना। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में पहली बार इसको जो कैश मिल रहा है वो कौन से स्टेप पे मिल रहा है? 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए पे। तो स्पेशल हो गया नहीं हो गया स्टेप? यस मैम। तो इसलिए इस स्टेप को हम बोलते हैं एसएलपी स्टेप। कोई बताएगा एसएलपी की फुल फॉर्म? अरे यार तो स्लाइड बड़ी परेशान कर रही है। एसएलपी, एसएलपी का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। स्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन लिखा नहीं होगा ना, कुछ भी अभी लिखा हुआ मैंने लिख दिया, पूरा भी धीरे धीरे लिखेगा। तो पहला एसएलपी है। वैसे तो एटीपी आगे भी मिल रहा है फिनॉल फोस्फो पेप से पीए बनाते टाइम, लेकिन बात वही है फर्स्ट टाइम वाला स्पेशल होता है। ये उसको एसएलपी बोलेंगे, बाद वाले को एसएलपी नहीं बोलेंगे क्योंकि बाद में कितनी सैलरी आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। और डन बच्चों? मैम। यस मैम। चलो आज इसको इतना ही रखता है, बट कल की क्लास में आने से पहले इसको रिवाइज करके आना बच्चों, क्योंकि जितना आज पढ़ा दिया ना ये आगे बहुत काम आएगा। अगर इसी को भूल जाओगे ना बहुत डिफिकल्टी रहेगी आगे की चीजें समझने में। समझे? यस मैम। अच्छा कल तो हमारी क्लास होती नहीं है वैसे, वेडनेसडे ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे हो गई। वेडनेसडे और मैम अब से आप ही लोगे हमारी रेगुलर क्लासेस। तनु बोलो बेटा। मैम अब मैं ये पूछ रही थी आप ही लोगे हमारी रेगुलर क्लासेस। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। हेलो मैम, आपकी ऑडियो और वीडियो नहीं आ रही। बच्चों मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, गेस बार बार लीव हो रहा है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है क्या सृष्टि आपका? आवाज नहीं आ रही आप लोगों मैम की। मुझे